नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी इस समय हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। अब उस एक ऐसे निर्णय की तरफ आते हैं जिसका विरोध कोई नहीं कर सका, उसकी टाइमिंग को लेकर जरूर विपक्ष ने आप लोगों को कहा, और इसी के साथ प्रधानमंत्री की उस सोच के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि हमने एक आयुष्मान भारत योजना जरूर देखी जहां पर जो सक्षम नहीं है उस रूप में उनको मदद सरकार इलाज के लिए पहुंचाती है, और अब हम जीएसटी के रूप में देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी नहीं। देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य है कि लास्ट मैन को राहत मिलनी चाहिए, और इसके साथ साथ हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ने चाहिए। दोनों हमारे लक्ष्य है जी। देश विकसित हो, देश आगे बढ़े, देश आत्मनिर्भर हो, और साथ में हमारे लोग हर तबका, हर वर्ग को हम राहत दे सके। तो जब हम शुरू में आए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इमीडिएट था कि जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको हमको राहत देनी है, और मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को घटाना है। इसलिए बहुत बड़ी स्कीम लेकर के आए, और वो बहुत बड़ी स्कीम में मालूम है उस समय 55 करोड़ था, आज 62 करोड़ है। 62 करोड़, मोर देन 40% भारत की जनसंख्या, उसको हम 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी राहत है। और 70 साल से ऊपर जब इंश्योरेंस कंपनी भी किसी का इंश्योरेंस करने से बचती है या नहीं देती है, वहां 70 साल से टिल ही ब्रीथ और शी ब्रीथ्स लास्ट, जब तक उसके अंतिम सांस तक, उसको हेल्थ कवरेज 5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो ये तो हुआ हेल्थ एश्योरेंस का जी। लेकिन इसके साथ साथ जब हमारा सामर्थ्य बढ़ा, हम 11वें नंबर 14वें नंबर से बढ़ करके हम 4थे नंबर की इकोनॉमी बने, हमारा साइज बढ़ा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, हमारी कैपेसिटी बढ़ी, तो हम लोगों ने इस बात का भी प्रयास किया कि इसका लाभ हमारे सिटीजन्स को मिलना चाहिए, मध्यम वर्ग को भी मिलना चाहिए, अन्य लोगों को भी मिलना चाहिए। तो एश्योरेंस टू इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस को भी हम रियायत दे सके, उनको भी हम टैक्स से बचा सके, और उनको भी ये महसूस हो हमारी सरकार है। और जो मोदी जी ने कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो ये सरकार सबके प्रयास से बनी है, सबका विश्वास लेके बनी है, सभी वर्गों के बारे में चिंता करती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए, नहीं सिर्फ इंश्योरेंस में, बाकी सारी चीज़ों में भी, रोज़मर्रा की चीज़ों में श्वेता जी ज़ीरो टैक्स कर दिया गया है, तो डे टू डे नीड्स में। तो यह अपने आप में बताता है कि जैसे जैसे हमारा सामर्थ्य भी बढ़ा, कैपेसिटी बढ़ी, हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है, हम इस तरफ आगे बढ़ने के लिए का प्रयास कर रहे हैं, और उसी में से एश्योरेंस से इंश्योरेंस की ओर हम गए हैं। इसमें कितनी सोच होती है प्रधानमंत्री मोदी की? क्योंकि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में देखें, उसका मैं क्रिकेट में तर्जुमा करूं, तो एक सबसे बड़ी टीम के, एक विजयी टीम के आप कैप्टन हैं, और उस टीम में अगर एक ऐसा चैंपियन खिलाड़ी होता है तो उसे टीम के कैप्टन का सरदर्द कितना कम रहता है, मतलब कितना उसे आराम रहता है कि ये खिलाड़ी संभाले। देखिए श्वेता जी, हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये क्रिकेट की टीम से हम इसको बहुत कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमारे राजनीतिक दल में हम सब लोग जानते हैं, अध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पास है, संवैधानिक दृष्टि से वो जिम्मेवारी हमारे पास है, लेकिन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, हम सब के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके ही नेतृत्व में पार्टी भी चल रही है, सरकार भी चल रही है, देश भी चल रहा है। इसलिए उनको नेता मान करते हुए हम सब लोग चलते हैं। तो जब इस भावना के साथ, इस धारणा के साथ, और ये जो यथार्थ भी है, आफ्टर ऑल ही इज द मास लीडर, ही इज द लीडर हु हैज लेड द पार्टी फ्रॉम फ्रंट, और उनके ही नेतृत्व में पार्टी ने इतनी बड़ी विजय हासिल की है, इतना यश हासिल किया है, तो उनके नेतृत्व में हम भी काम कर रहे हैं। संवैधानिक जिम्मेवारियां अलग अलग होती हैं। आज मैं अध्यक्ष हूं, तो बतौर अध्यक्ष मैं अपनी जिम्मेवारियां निभाता हूं, कल कोई और अध्यक्ष होगा, वो अपनी जिम्मेवारी निभाएगा, लेकिन जो स्टार है वो स्टार तो स्टार ही रहेंगे। तो जो हमारे नेतृत्व है, मोदी जी, वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड लीडर है,
और ये हमारे लिए, मैं पहले भी कह रहा था कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो इंटरनेशनली एक्लेम्ड लीडर हो, जो देश में जिनकी कोई सानी न हो, जिनका कोई कंपेयर न किया जा सकता है, वो हमारी पार्टी के नेता हों, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। 2010 में आप जो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बनकर आप दिल्ली आए। 2013 वो साल था जब नरेंद्र मोदी को एक प्रचार के तौर पर उनका चेहरा सामने रखा गया, एक तरह से समझ लें तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चेहरा। आपका आकलन क्या था उस समय? मैं उस समय हेडक्वार्टर जनरल सेक्रेटरी था जी। राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे। हाँ। पत्रकार आया करते थे, मिलते थे, और मैं हेडक्वार्टर जनरल सेक्रेटरी था तो मेरा ये जिम्मा होता था कि मैं उनसे गपशप भी करूं, बातचीत भी करूं, कुछ जानकारियां हासिल भी करूं, उनको कुछ जानकारियां दूं भी जो पार्टी और कैंपेन सोच रहे हैं। तो उस समय बहुत से लोग ऐसे थे जो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैं उस समय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता था कि हम चुनाव गोवा में ही जीत चुके हैं। अच्छा, जो पहला उस समय जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, उसी दिन हम चुनाव जीत की प्रक्रिया में चल पड़े थे। मैं मोदी जी के साथ काम कर चुका हूं, मुझे उनके सामर्थ्य का पता है, मुझे उनकी सोच, कल्पना शक्ति का अब इतना ही कहूंगा अंदाजा है, क्योंकि उनको उनकी कल्पना शक्ति को पकड़ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो उनका थॉट प्रोसेस है जी। जिस स्पीड के साथ, जिस स्केल के साथ, जिस स्किल के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो उसमें हम चुनाव उसी दिन जीत चुके थे और हम उस जीत की ओर अग्रसर हो चुके थे। मैंने ये भी कहा था, अगर आप उन समय के पत्रकारों से पूछेंगे 2014 में, कि मैंने कहा था कि 6 महीने बाद मोदी जी किसी के पकड़ के दायरे में ही नहीं रहेंगे। वो 6 months में ही विल बिकम सच ए टॉल लीडर, नेशनली क्लेम्ड एंड इंटरनेशनली। और हुआ ऐसा ही, 6 महीने बाद आप देखेंगे उनके शपथ ग्रहण से ही अगर आप लें जी। सार्क नेशन के लीडर्स को बुलाना, उसके बाद जिस तरीके से उनकी एक्टिविटी हुई, जिस तरीके से इंटरनेशनल फोरम पर नेबर्स को साथ लिया, बाकी सब कुछ, और जिस तरीके से हर फ्रंट पर मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सारे प्रोग्राम स्कीम्स एक के बाद एक आए, तो आप देखेंगे कि 6 महीने में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अलग स्थान बना लिया था। और वो बढ़ते बढ़ते आपको मालूम है कि आज दुनिया की शख्सियत के रूप में हम उनको देखते हैं। तो इसलिए मेरा तो अटूट विश्वास था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी भी होगी और उनके नेतृत्व में हम सरकार में आएंगे। समय के साथ परिपक्वता आती है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पद और समय के साथ नरेंद्र मोदी में एक शख्सियत के तौर पर बदलाव आया, उनके व्यवहार में? नहीं, व्यवहार में तो कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि व्यवहार तो जितना वो अपने काम के प्रति डिवोटेड रहते हैं, वो उसमें तीव्रता ही आई है जी। दूसरा तजुर्बा और क्योंकि अब आपको राष्ट्रीय फलक पर इतने लंबे समय तक काम करने का मौका मिला। पहले आप प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपने 12 साल से ज्यादा आपने काम किया, तो आपको उसका भी तजुर्बा था। अब आपके पास 11 साल का प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री के रूप में तजुर्बा है। तो आज उनके अनुभव और उनकी जानकारियां तो इमेंस है, मतलब उंगलियों पर है, टिप्स पर है। तो इस दृष्टि से तो निश्चित रूप से उनकी कैपेसिटी में बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन स्वभाव में वह अभी भी एक विद्यार्थी के नाते, एक जिज्ञासु के नाते, एक और बेटर कैसे किया जा सकता है, और परफेक्शन कैसे लाया जा सकता है, ये कंटिन्यूअस उनका थॉट प्रोसेस चलता रहता है, कंटिन्यूअस। संगठन में कितना इन्वॉल्वमेंट रह पाता है? पूरी तरीके से। वो 24/7/365, कोई समय ऐसा नहीं है जो संगठन के लिए या सरकार के लिए नहीं जाता। इसलिए संगठन में पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है, सोच होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जानकारियां होती हैं। कोई घटना घट गई, तुरंत उनका फोन आएगा, ये कैसे हुआ, अच्छा ये क्या है घटना,
आपकी जानकारी में आया, पहले से था, तो वो उनको चिंता है पार्टी की हर छोटी बड़ी घटना की, तो उसके बारे में वो हमेशा पूछते भी हैं। कई बार उनको लगती है कि कोई घटना ऐसी है जो बड़ी अनहोनी सी है, तो वो तुरंत जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे घटना घटी, इसको कैसे अभी ठीक किया जा सकता है, क्या इसमें और तरीके हो सकते हैं। तो ये उनकी सोच में हमेशा हमने देखने को मिला है। हालांकि क्रिकेट टीम की एनालॉजी से आप सहमत नहीं है, लेकिन अब मैं उसी एनालॉजी को दूसरी जगह पर फिट करती हूं, जहां पर वो कैप्टन है और आप टीम मेंबर हैं, यानी कि उनकी कैबिनेट। वहां पर किस तरीके से ये किरदार बदलता है, कैसे एक मंत्री के रूप में वो आपको गाइड करते हैं, कैसे जो एक विपक्ष आरोप लगाता है ना कि वो डेमोक्रेटिक नहीं है, बार बार हमेशा खासकर ममता बनर्जी फासिस्ट कहती हैं, क्या ये हकीकत है? क्या वो सुझाव सुनते हैं? क्या वो क्रिटिसिज्म के लिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए ओपन है? सबसे पहली बात तो ये है कि यह मिथ्या है और इस तरह की बातचीत लोगों ने जानबूझ के फैलाने का प्रयास किया है। जितने डेमोक्रेट नरेंद्र मोदी जी हैं, उतना डेमोक्रेट कोई हो ही नहीं सकता। आप कैबिनेट में ही इज द लिसनर, और वो हर एक कैबिनेट के एजेंडा से लेकर के उसके बाद, हमारे कैबिनेट के तो एजेंडा 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट तो चलती है 2.5 घंटे, 3 घंटे। हाँ। तो वो कैसे चलती है? क्योंकि वो हर एजेंडा पर सबको बोलने की छूट देते हैं और पूछते हैं और किसी को कुछ बोलना है, और किसी को कुछ बोलना है, और किसी को कुछ बोलना है। उसके बाद जो सप्ताह भर में उनकी भी ऑब्जर्वेशन में आया होता है, वो उसको भी नरेट करते हैं। उसमें से भी वो पूछते हैं। पूछने के बाद उसमें से कुछ डायरेक्शन की बात आती है, तो वो डायरेक्शन सब लोगों की सलाह से करके देते हैं। कैबिनेट के बाद अलग से वो एक चाय नाश्ते का कार्यक्रम बाहर होता है कैबिनेट के बाद। उसमें वो अलग से एक टेबल पर खड़े होकर के सभी कैबिनेट के सदस्यों से, जिसको भी इंडिविजुअली आके बात करनी है, वो बात करने का पूरा मौका देते हैं। रही बात क्रिकेट की दृष्टि से, वो हमारे कैप्टन तो ही है, वो हमारे नेता हैं, इसलिए। और हमारे को तो उन्होंने यंगर डेज से उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है, तो इसलिए हमारे बीच में जो रिश्ते होते हैं, वो एक छोटे के नाते उनके हर डायरेक्शन को फॉलो करना, अंडरस्टैंड करना, उसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है। मैंने 2010 से शुरुआत की बात की, पर कब से आपका नाता है? कब आपने पहली बार उनसे मुलाकात की? क्या आपको याद है वो दिन? बोट क्लब में रैली थी। 1989 की बात है। 1989 की बात है। बोट क्लब में रैली थी। उस रैली में वो राष्ट्रीय मंत्री बनकर के पहली बार आए थे, और उसके पहले गुजरात के वो संगठन महामंत्री होते थे। तो वहाँ से वो यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री बनकर के आए थे। तो मुझे याद है, बोट क्लब की रैली में मंच पर जाने वालों की जिम्मेवारी मेरी थी। मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था उस समय। तो मंच पर जाने वाले लोग जो होंगे, उनकी जिम्मेवारी मेरी थी। तो वहाँ पर मुझे परिचय कराया गया कि प्रधान नरेंद्र मोदी जी हैं और ये राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और फिर वो स्टेज पर गए थे। तो उसके बाद हमारी सुंदर सिंह भंडारी जी ने उसके नेक्स्ट डे मीटिंग ली थी। तो उस मीटिंग में वो आए थे, करोल बाग में मीटिंग हुई थी, उसमें वो आए थे। तो मेरी पहली मुलाकात वहाँ हुई थी। आप उनकी कौन सी सबसे बड़ी क्वालिटी को अपने पास सहेज के रखते हैं कि इनसे मैंने सीखा है? देखिए, सीखने का प्रयास किया है। अच्छा। सीख लेना ये लगभग असंभव सा है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि वही सेटिस्फाई नहीं होते अपने प्लानिंग से। अच्छा। तो फिर हम उसमें से फाइनल टेक कैसे ले सकते हैं? लेकिन हाँ, जितना हम समझ सकते हैं उसको हम लेने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी की है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम के डायमेंशंस को समझना, प्रॉब्लम्स के डायमेंशंस के लिए वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है उसको निकालना, उस वे फॉरवर्ड के अंदर माइन्यूट डिटेल्स क्या हो सकते हैं उस पर जाना, उसकी माइक्रो प्लानिंग करना।
माइक्रो प्लानिंग में भी डे टू डे, वीक टू वीक चेंजेस आर देयर, जी, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की सफलता को मॉनिटर करना, और मॉनिटर करने में भी उसको रेक्टिफाई करना, उसको रेक्टिफाई करते हुए और किस तरीके से इसको परिष्कृत बनाया जा सकता है, और फिर भी सेटिस्फाई नहीं होना। यानी वो हम कहेंगे बहुत अच्छा हो गया, बोले हाँ ठीक है, अभी और सुधार की गुंजाइश है, सोचो, दिमाग लगाओ। तो ये उनके थॉट प्रोसेस है। तो इसलिए इस प्रोसेस में से वो एक तरीके से कहा जाए तो वो साधना करते हैं। ये साधना है, ये थोड़ी सी बात से खुश हो जाना, ये उनका लक्ष्य नहीं है। उनका लक्ष्य भारत को विकसित भारत बनाना, भारत के आम आदमी को, आम नागरिक को राहत पहुंचाना, आम आदमी का जीवन सुखमय हो, इसके लिए अपने आप को डेडिकेट कर देना उस ऊंचाइयों के साथ। और वो अपने ही टारगेट्स को चैलेंज करते हैं। ही चैलेंजेस हिज ओन टारगेट्स। तो ऐसे में आप हमेशा गतिमान भी रहते हैं और उसको परफेक्शन की ओर ले जाने का प्रयास भी करते हैं। पर ऐसे में अगर किसी राज्य में हार हो जाती होगी तब तो वो बहुत नहीं, देखिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ काम करते हैं, इसलिए हार कभी विचलित नहीं करता। हार सीखने का रास्ता बताता है और उसमें से सीखने का हमेशा वो प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि वो उनको जो विपक्ष है गालियां देता है, लगातार उनकी गाली के केंद्र पे रहते हैं और उन गालियों के पत्थरों को उठाकर वो निर्माण करते हैं, वो नेगेटिव उसमें नहीं जाते हैं। पर हमने हाल में भी देखा कि जब प्रधानमंत्री की मां को लेकर जब बात हुई, बहुत आहत हुए, ऐसा लगा था। ये बहुत ही निंदनीय है जो घटना घटी। उनकी माता जी जिनके 100 साल पूरे हुए, जो देवलोक को सिधार गई, जिन्होंने ईश्वर के चरणों में स्थान उनको मिले, इसकी हम प्रार्थना करते हैं, उनके बारे में इस तरीके के शब्द बोलना, और इस तरीके के शब्द बोलने के पश्चात वह बोला तो है ही, लेकिन जिस तरीके से लीडरशिप ने इस पर कोई भी एक वाक्य तक नहीं कहा, ये लीडरशिप की ऑल टाइम लो का ये प्रमाण है। माता हम सब की है और उन्होंने जिस तरीके से उनके बारे में कहा गया, ये तो सारे बिहार को शर्मसार किया है, सारा बिहार शर्मसार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद नड्डा जी हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।